हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोगों ने जो हमने कहा था कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट तक, ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर लें, नोट्स बना लें। तो जितने भी संपर्क में लड़के हों, आपके फ्रेंड्स लोग हों, तब उन सभी तक आप पहुंचा दीजिए। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाने में भी, क्योंकि बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, एक और बोर्ड यही सब व्यवस्था बन गई रूम पे, मतलब घर पे यहाँ पे, तो आप तक क्लास पहुंच पा रही है। लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको बेहतर से बेहतर आप लोगों तक क्लास पहुंचा देंगे, और भी लाइव क्लास पहुंचा देंगे फिर। तो जो भी है फिलहाल, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ाई से मतलब रखिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें देखिए केवल, बाकी क्या लोकेशन क्या है, माहौल क्या है, उस माहौल पे मत जाइए अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे पिछले क्लास में बात हुई थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात हुई थी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे एक नियम आता है, उस नियम का नाम क्या है? गॉस की प्रमेय, गॉसियन लॉ बोलते हैं उसको, गॉसियस थ्योरम बोलेंगे। ठीक, अब थ्योरम है क्या ये? तो पूरी पिछली जो कहानी थी टोटल, उसमें क्या था कि खुली सतह थी, बंद सतह थी। बंद सतह में क्या था? आवेश बाहर रख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आकर के निकल रही थी, फ्लक्स निकाल रहे थे, कांस्टेंट रखे थे, वेरिएबल भी रखे थे, सब प्रकार के विद्युत क्षेत्र पर बात हुई थी। लेकिन अगर वही आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए तो क्या फ्लक्स बना? पहले इसको समझते हैं, फिर अपने आप गॉस की थ्योरम अपने आप जान जाएंगे। पहले इसका मतलब सीख लेते हैं क्या बना। मान लो गोला है, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल है, इसके सेंटर पर क्यू आवेश रख दिया गया। तो सेंटर पर अगर क्यू आवेश रखा है तो यहां पर जितना विद्युत क्षेत्र बनेगा उतना यहां पर बनेगा, उतना यहां पर बनेगा। हर जगह पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², या इसको हम KQ/r² से भी पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि आवेश और दूरी, अगर आवेश बराबर है, दूरी बराबर ले रहे हो, तो इतनी दूरी पर बराबर आवेश अगर है तो विद्युत क्षेत्र का मान सब तरफ बराबर होगा। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे बाहर की ओर होगी। कितनी बनेगी? विद्युत क्षेत्र कितना बना? तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब इस गोले का जो क्षेत्रफल लोगे तो क्षेत्रफल किधर होगा? तो क्षेत्रफल पृष्ठ पर बंद सतह के कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर जगह पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर ले लीजिए। तो ये बन गया डीए वेक्टर। तो एरिया इसका ये हो गया। तो फ्लक्स कितना आया? तो फाई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई का परिमाण इंटू डीए का परिमाण इंटू कॉस, कोण इनके बीच का कितना बना? 0। कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। ई की वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर, तो कितना आ गया यहाँ से? 1/4πε0 Q/r² इंटू कॉस 0 का मान है इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रल लेंगे डीए का। डीए क्या है? तो डीए है क्षेत्रफल इस गोले का। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। जब इंटीग्रेशन, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन जब होता है तो वहां पर उसका वैल्यू रखी जाती है डायरेक्ट, कितनी बनती है। तो मान डीए का मान कितना बना? तो डीए का मान इस आकृति के हिसाब से बना 4πr²। तो फाई की वैल्यू यहां से निकल के आई 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। इस 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फार्मूला निकल के आया Q/ε0। हमने अब यहां पर देखो, बंद सतह अगर है और बंद सतह के अगर अंदर आवेश रखा है तो फ्लक्स उससे जो निकल के आता है वो कितना आता है? जितना आवेश होगा वो ले लो, और उस आवेश को चिन्ह सहित लेना है। आवेश जो अगर माइनस का होगा तो माइनस चिन्ह सहित लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि अदिश राशि है। तो यहां पर जो भी फ्लक्स निकल के आया वो कितना आया? Q/ε0। मतलब फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? इस डायग्राम से चेक करते हैं। हमने लिया था यहां पर गोला, इस गोले का कुछ भी रोल यहां पर नहीं। फार्मूला जो फाइनली निकल के आया है, उस फाइनली फार्मूले में गोले का ना तो आर आया है, ना तो आकार के बारे में, कोई भी चीज के बारे में बात यहां पर नहीं हो रही है। तो फ्लक्स जो होता है वो हमेशा, अगर आवेश अंदर रखा है तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ पर निर्भर नहीं करेगा। पृष्ठ कैसा है? क्लोज है, चलो ठीक क्लोज है, लेकिन क्लोज गोला है, बेलन है, कैसा कुछ भी हो, फ्लक्स हमेशा किस पर डिपेंड करता है? जितना आवेश रखोगे वो
उसको अगर हम 1/ε0 से गुणा कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, उससे निकलने वाला फ्लक्स मिल जाता है। तो अगर मान लो आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए, इस गोले की त्रिज्या अगर मान लो हम 2 गुनी कर दें तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होता है, निकलने वाला फ्लक्स कभी भी उस पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आकार उसका कैसा बना दिया हमने उस पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब यह भी है, अगर आकार पर निर्भर नहीं किया तो कंडीशन क्या बनी, मान लो अगर ऐसा कोई शेप है, यहाँ पे इससे कितना फ्लक्स निकल के आए, इसके अंदर मान लो अगर 2q आवेश रखा है तो फ्लक्स कितना इससे निकला, तो जो भी फाई होगा, जितना आवेश है उसको 1/ε0 से गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना इससे फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो कोई आकृति ऐसी दे दी गई, उस पर कहते हैं -3q चार्ज है और एक दे दिया है 2q है और एक -1q है, इतना चार्ज इसके अंदर रखे गए। अब बताओ फ्लक्स कितना, तो जो भी फ्लक्स होगा आवेशों का बीजगणितीय योग ले लो, 3 और 1 कितने बने 4, -4 और -4 से 2 गया तो -2q × 1/ε0। बस अंतर क्या होगा कि जब प्लस का मान आएगा तो फील्ड लाइन समझ लें, फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही होंगी, ऐसे इस तरीके से आउटवर्ड नॉर्मल होंगे ऐसे। और अगर माइनस जहां पर फ्लक्स बना तो वहां पर क्या समझोगे, फील्ड लाइन बाहर से अनंत से उस गोले की तरफ आ रही है, ऐसे उस पृष्ठ की ओर आ रही है, ऐसे गोला मत बोलिए, इस तरीके से। तो अगर आवेश किसी पृष्ठ के अंदर रखा होता है तो उससे फ्लक्स कितना निकल करके आता है, तो अगर पृष्ठ के अंदर है तो फ्लक्स जो भी निकलेगा उस पर जितना आवेश रखा गया होगा उसको 1/ε0 से गुणा कर देंगे, वही क्या होगा, उससे निर्गत फ्लक्स होगा। गॉस की प्रमेय यही है। क्या प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है या गुने के बराबर होता है, ऐसे बोले। अगर कथन बोलना है आपको इसका तो क्या बोलेंगे, किताबी भाषा क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है या गुना होता है, ये बोल सकते हैं। तो यह है गॉस की प्रमेय। अब ये नियम है, नियम है तो नियम का कभी कोई डेरिवेशन होता नहीं है, लेकिन अब किताबों में दिया है तो उसको आपको हल करा देंगे। लेकिन जो भी नियम बन के आता है तो उस नियम का कोई भी डेरिवेशन उसका नहीं माना गया है। तो ये बन गई गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में जो कंडीशन निकल के आई कि आपने क्या देखा कि अगर मान लो हम गोला लेते हैं, इसके अंदर क्यू आवेश है तो इससे फ्लक्स कितना है, फाई बराबर q/ε0। अगर मान लो इसको हम घन के अंदर कर देते हैं आवेश को, अब भी फ्लक्स कितना निकल के आएगा, तो अब भी फ्लक्स कितना आएगा, q/ε0। मान लो अगर हम ऐसी आकृति में इसको बंद कर दें तब भी फ्लक्स कितना निकल के आएगा, q/ε0 ही होगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसका जितना आवेश दिया गया हो उसको आप बीजगणितीय योग ले लो चिन्ह सहित, और उसको अगर 1/ε0 से गुणा कर देते हो तो वही क्या कहलाता है, निकलने वाला फ्लक्स हो जाता है। तो ये तो प्रॉपर्टी थी है। अब गॉस की प्रमेय तो समझ गए, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, किताबों में देखो ऐसे लिखा होता है फाई बराबर q/ε0, ऐसे लिखा होता है। इसको आप ऐसे मत पढ़िए, ठीक। क्या होता है, फाई जो होता है किसके बराबर होता है, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए इनके बराबर, और ये किसके बराबर बना, q/ε0 इतना। इसको और अच्छा समझने के लिए क्यू कौन सा, तो क्यू इन बोला जाता है। क्यू इन का मतलब उसके अंदर कितना आवेश है ये बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर केवल आप परिभाषा पढ़ लेते हो तो परिभाषा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, देखिए जरा एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं एक बंद पृष्ठ है, एक आवेश q1 यहां है, q2 यहां है और q3 यहां है। अब इससे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना आया, तो टोटल अगर पूछा जाए फाई नेट कितना बना, तो अंदर कितना आवेश है, अंदर है q2 प्लस q3, इसको कितने से गुणा कर दिया, ε0 से, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए q1 की वजह से अगर पूछा जाए फ्लक्स कितना, तो बोलोगे कितना आएगा, तो q1 बाहर है तो फ्लक्स बना 0। अगर फ्लक्स 0 बना तो अगर ये पूछा जाए क्या विद्युत क्षेत्र भी 0, तो वहां पर कंडीशन देखो बदल जाएगी। तो जो सही नियम, उस सही नियम को आप पढ़ेंगे क्या, इसको ऐसे पढ़िए, देखिए आंसर यही आएगा, लेकिन उसको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। अच्छा देखो इसकी वजह से क्या बना, तो क्या लिखो, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर कितना,
तो Q1 की वजह से जो फ्लक्स है कितना बना 0, इसकी वजह से तो वेक्टर E2 वेक्टर DA बराबर इसकी वजह से बना Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, अगले की वजह से तो वेक्टर E3 वेक्टर DA इज इक्वल टू Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों को अगर हम जोड़ दें तो तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या बना E1 प्लस E2 प्लस E3 और बाहर कितना बना वेक्टर DA बराबर आ गया Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज जो लिखी हुई ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, नेट विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ई नेट वेक्टर DA, और ये जो आवेश लिखा है आवेश कौन सा है? तो ये आवेश जो है पृष्ठ के अंदर वाला है, बाहर वाला काउंट नहीं हुआ है। फार्मूले में देखो, फार्मूले में विद्युत क्षेत्र सबका काउंट हुआ, लेकिन जो आंसर निकल के आ रहा है वो केवल अंदर वाला ही आ रहा है। तो आप ऐसा समझेंगे क्यू जो यहां है क्यू कौन सा है? केवल अंदर वाला, तो Qin बाई एप्सिलॉन, ये गॉस की प्रमेय है। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई आवेश बाहर रखा है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। क्या 0 होगा? फ्लक्स 0 होगा उसकी वजह से। इन दोनों की वजह से फ्लक्स है, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं है, लेकिन क्या इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी नहीं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो क्या प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अगर मान लो एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या कंडीशन है? यदि Q 0 होगा तो फाई 0 होगा। अगर आवेश नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0। लेकिन E जो है अगर कह दो 0 तो E 0 नहीं होता उसकी वजह से। ये मेन लाइन से ध्यान रखना है। अगर किसी पृष्ठ का आवेश नहीं है, आवेश 0 है, नेट आवेश अगर 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0। लेकिन क्या विद्युत क्षेत्र 0? तो विद्युत क्षेत्र 0 उसकी वजह से नहीं होता। अगर मान लो कह दिया जाए ई नेट अगर 0 है, अगर ई नेट 0 है तो फाई भी 0 होगा, तो क्यू भी 0 होगा। दो लाइनें हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, थ्योरी टाइप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस पूछे जाते हैं, वो इन्हीं पर से बन सकते हैं आपसे, और जो भी बनेंगे उनको आप इन्हीं से जवाब देंगे यहाँ से। तो अगर Q 0 है तो फाई 0 होगा, लेकिन E 0 नहीं होता है। लेकिन अगर E 0 है तो फाई भी 0 होगा और Q भी 0 होगा। ये तो था इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था। अब अगर मान लो कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन, कैसे? गॉस थ्योरम पर मान लो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक अर्ध रिंग है, इसके बाहर आवेश रखा गया, तो इससे फ्लक्स कितना निकल के आएगा? तो इससे फ्लक्स कितना आएगा? तो फाई बराबर जितनी बल रेखाएं इससे अंदर जाएंगी ठीक उतनी तो बाहर निकल जाएंगी, और जितनी अंदर गई अगर उतनी बाहर निकली तो फ्लक्स कितना बना? 0। तो इसका आंसर हो गया 0। मान लो अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, ये रिंग है और आवेश यहां पर अंदर रखा है, अब फ्लक्स कितना? तो फाई बराबर क्या बोलोगे? Q गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट। क्यों? आकृति तो आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, वो आकृति तुमने कैसे लिए उस पर डिपेंड नहीं करता, बस बंद होना चाहिए। आवेश बंद हो केवल, तो उसी आवेश को 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देंगे, उससे निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन बना देते हैं क्वेश्चन। कैसे? और देखिए, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि एक अर्ध रिंग है, इसका जो व्यास है, इस व्यास पर यहां पर अगर Q आवेश रखा जाए, अब बताओ फ्लक्स कितना? तो अब 0 नहीं बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिंग हम बंद कर सकते हैं। देखो सेंटर पर अगर है तो इतने ही तो रिंग की आवश्यकता पड़ेगी इसको बंद करने के लिए, इसको बंद करके बंद करो। जब इसको आप क्लोज करेंगे, जैसे आप क्लोज करेंगे तो पूरे से कितना आया? तो पूरे से आएगा फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आधे से कितना आया? तो आधे से आधा हो जाएगा बस। तो ये आंसर हुआ। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, सेंटर पर अगर आवेश रखा है, तो अगर यहां पर मान लो व्यास पर है, तो व्यास पर देखो जैसी रिंग ऊपर रखी है ऐसी रिंग से इसको हम बंद कर सकते हैं। जहां कंप्लीट कर सकते हो तो वहां आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कंप्लीट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कितना फ्लक्स उससे निकल करके आएगा। मान लो अगर एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके दिया भी है क्वेश्चन, डिजिट नहीं ले रहे, बाकी आप डिजिट वहां से देख लेना।
एक प्लेट रखी गई इस प्रकार से, इसकी भुजा जो है ए है, वर्गाकार है, और यहां सेंटर से जितनी दूरी है इसके आधे पर ही बात होगी। a/2 दूरी पर यहां क्यू आवेश रखा गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाली सतह से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये तो खुली सतह है, इससे फ्लक्स कितना आएगा, तो इससे जितनी लाइन यहां जाएंगी उतनी निकल जाएंगी। लेकिन अब देखिए, इसको आप बंद कर सकते हो, ऐसी ही 5 और आकृतियां ले लो, इसको चारों तरफ से बंद कर सकते हो। कैसे, देखो चित्र बना रहे हैं मतलब, अगर ये ए है, ये ए है, तो यहां से a/2 दूरी पर ही तो क्यू रखा है, तो क्यू कहां है, इस घन के अंदर आ गया। इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर कंप्लीट कर दिया तो पूरे से कितना आया, तो पूरे से जो भी फाई आएगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। एक से इतने से अगर पूछा जाए तो एक पूरे से इतना, तो ये कितना बना, तो पूरे का 6वां भाग बना ये पोर्शन। तो कितने भाग कर दोगे, 6 से ही आंसर हो गया। मतलब दूरी, भुजा, इनका कोई काम नहीं होता ऐसे सवाल में। करना क्या होगा, देख लेंगे, उसको कंप्लीट कर सकते तो कर देंगे, कंप्लीट करेंगे तो देख लेंगे कितने से पूछा गया है। एक से पूछा गया निचली वाले से, तो कितनी सतह बनी, 6। 6वें से पूछा जा रहा है, 6 से भाग कर देंगे। मान लो ऐसा कर दिया जाए, यही घन हो, घन के कोने पर अगर मान लो आवेश रख दिया जाए, तब क्या करोगे। हर टाइप का एक एक देखते चले जाओ तुम क्वेश्चन। ये घन दिया गया आपको, और इसके इस वाले कोने पर क्यू आवेश रखा है, भुजा कितनी, ए, इसमें कितना फ्लक्स आएगा, तो इसको देखिए। अब बताना क्या है, इस वाली सतह से कितना फ्लक्स आएगा, इससे कितना फ्लक्स आएगा। तो इसको भी बंद किया जा सकता है, जितनी भुजा है इसका 2 गुना भुजा का घन फिर बना दो। देखो ये बना। अब जो वो वाला घन था उसको इसके अंदर बनाओ। तो ये वाला घन को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर बना दिया। पूछा क्या गया था, यहां पर क्यू आवेश रखा है, इतनी सतह से कितना फ्लक्स निकल के आया, इतने से पूछा गया। कितने का बनाया, तो 2a हो गया, 2 गुना करके तुरंत उसको बंद कर देंगे। तो पूरे से कितना फ्लक्स आया, तो पूरे से जो भी फ्लक्स आएगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, इस पूरे घन से। इस पूरे घन के अगर इतने पोर्शन की बात की जाए, क्योंकि इससे अगर निकलेगा तो इससे भी तो निकलेगा, तो अगर इससे निकला तो ये पूरे बड़े वाले घन का एक 6वां भाग बना। लेकिन हमने पूरे से नहीं पूछा, पूछा क्या था कि इतने पोर्शन से कितना है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस निचली वाली समतल सतह का देखो पार्ट बांट दो, तो 1 2 3 4 चौथाई भाग है, तो कितने से गुणा कर दिया, और 1/4 से। तो अगर किसी घन के कोने पर अगर आवेश रखा जाएगा, अब मान लो पूछा कि किसी एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो उस वाले घन को तुरंत 2 गुना करके, भुजा को 2 से गुणा करके एक नया घन बना देंगे, उसके अंदर उस घन को रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कितना फ्लक्स निकल के आया। पूरे बड़े वाले से कितना आया, 1/q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूरे वाले के निचली वाली सतह से भी निकलेगा, तो 6वां भाग, क्योंकि 6 फलक बने। अब अगर देखा जाए तो निचले वाले में हमने पूरे से नहीं पूछा था, पूछा था केवल इतने पोर्शन से। तो इतना पोर्शन जो है इस सतह का चौथाई भाग है, तो 4 से गुणा, मतलब कहने का फ्लक्स कितना बना, तो q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट बना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से उसको हल कर लेंगे। और अगर मान लो एक एक्सीलेंट बुक में क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, कहा एक रिंग है, इस रिंग की प्रत्येक सतह, इस पूरी सतह पर क्यू आवेश बांट दिया गया, तो क्यू आवेश एक समान रूप से बढ़ जाएगा। अब इसको ऐसे रखा गया, एक दूसरा गोला लिया गया, जो गोला इसके सेंटर से, मतलब रिंग की जो वृत्त की जो परिधि है गोले के केंद्र से, और गोले की परिधि रिंग के केंद्र से जा रही होकर, मतलब इस तरीके से ऐसे। ये क्या है, ये रिंग हो गई। ये क्या है, ये स्फीयर हो गया, गोला है। क्यू आवेश बांटा तो क्यू आवेश तो सब पर बढ़ जाएगा, इस पर भी।
ऐसे। अब पूछा क्या, बताइए इसे कितना फ्लक्स निकला। तो फ्लक्स निकालने के लिए आवेश बंद जो होगा उसी से आएगा। बंद आवेश कौन सा, तो बंद पोर्शन केवल इतना बनाइए। अब ये कितना बंद है, तो देखो इसको कंप्लीट करिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको कंप्लीट करो, ये मिला। तो ये जो बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बना। ऊपर अगर समबाहु त्रिभुज बना तो नीचे भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भुजा से काम होने वाला नहीं। वृत्त बनता तो कोण बनाता, कोण से काम चलेगा। ये कोण बना 60, तो ये भी कितना बन गया 60। टोटल कितना बना 120। अब अगर ध्यान से देखो तो 120 जो कोण बन रहा है, यही कोण इतना आवेश अंदर रखे हुए है। तो पूरा कितना बना 360। 360 का कितना भाग अंदर है, तो 120 कोण वाला भाग अंदर है। इसको काट दो, बचा कितना 3। मतलब पूरे का तिहाई भाग जो है इस गोले के अंदर है। तो जो भी फ्लक्स इससे निकला वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कितना भाग अंदर बना, तो 3 बन गया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ले सकते हैं। तो अगर मान लो वृत्त और गोले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुआ कोई, तो कोण से उसको देखना है। भुजाओं से बात हो रही तो भुजा भुजा करके चेक कर लेंगे। और अगर कोई रिंग वगैरह रखा है, सेंटर पर रखा है, आधी रिंग है, तो उसको आप वैसी आकृति से बंद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे। और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर मान लो कहते हैं कि एक ये सतह है, इसके अंदर Q1 आवेश रखा, एक दूसरी सतह है, इसका नाम A, इसका नाम B। B के अंदर कितना रखा गया, Q2 आवेश रखा गया। अब ये अगर पूछा जाए कि A से कितना फ्लक्स आया, तो A से जो भी फ्लक्स आएगा, A के अंदर आवेश कितना है, तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आप बोलेंगे। B से अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, तो B से देखो जो A से निकलेगा फ्लक्स वो B से भी निकल के आएगा, और B से निकलने वाला था कितना Q2, तो जो इससे निकला वो इससे भी निकलेगा। तो टोटल आवेश कितना बन गया, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में क्या कर देंगे, दोनों आवेशों को जोड़ करके और फिर एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देंगे। एक और सतह बंद कर देते तो भी आप कर लेंगे। तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ सकता है, इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात तुरंत भाग कर दीजिए। तो जो भी आगे मान लो बढ़ाना चाहे क्वेश्चन तो बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा तो आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो कहानी थी फ्लक्स पर केवल। गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन होते वो बने। अब गॉस की प्रमेय अगर प्रूव करनी तो उसके लिए कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं घन कोण। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण। तो सबसे पहले एक और चीज समझते हैं, समतल कोण क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। तो समतल कोण जैसे अगर मान लो एक वृत्त है, इस वृत्त से छोटा सा पोर्शन तोड़ लिया जाए, इतना ये बाहर निकाल लो, तो ये कहलाएगा चाप। आर्क बोलते हैं इसको चाप बोलेंगे। ये चाप जितना कोण यहां अंतरित कर देगा उसी को क्या बोलते हैं, समतल कोण। इसको थीटा से या अल्फा से जिससे लिखना चाहो उससे लिख सकते हो। तो ये कहलाता है समतल कोण। लेकिन घन कोण क्या होता है, तो घन कोण देखो कैसा होता है। ये घन कोण हमेशा 3D में आता है। जो 3 अक्षों से मिलकर आकृतियां बनती हैं उनमें उनका अगर पोर्शन काटा जाता है तो वो पोर्शन सेंटर पर जो कोण बनाएगा वही कहलाता है घन कोण कहलाता है। कैसे, तो ये हो गया समतल कोण। घन कोण समझते हैं, अगर किसी गोले से कुछ पोर्शन काट दिया जाए, मान लो ऐसे, ये जो पोर्शन बना इतना, ये पोर्शन यहां सेंटर पर जितना कोण बना देगा इसी कोण को बोलते हैं घन कोण। और ये जो ये दूरी जो बन के यहां से निकल के आई, जो गोले से काट के निकाला, तो गोले की अगर त्रिज्या r थी तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी यहां तक टोटल। तो घन कोण जो होता है कि किसी भी पिंड के का छोटा सा क्षेत्रफल, जैसे अगर मान लो एक पिंड हम ले लें इसे, अब इसका ये जो पोर्शन इतना बना, ये पोर्शन के सेंटर पर जितना कोण बना देगा उसी को बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। घन कोण को लिखते किससे हैं, डी ओमेगा से लिखा जाता है। तो डी ओमेगा से लिखेंगे। और परिभाषा अगर बोलनी है आपको, किताबी परिभाषा, तो क्या बोलेंगे कि किसी भी पिंड का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल, उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसी का नाम क्या है, घन कोण कहते हैं उसको। लिखते किससे हैं, तो इसको प्रदर्शित करेंगे डी ओमेगा से। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है स्टेरेडियन। मात्रा क्या बोलेंगे इसका, स्टेरेडियन बोलते हैं। लेकिन बीमा इसकी कोई नहीं होती है। अब ये होता कितने बराबर है, तो देखिए, लेकिन इस एक कॉमन बात और भी है, देखिए
ये जो पोर्शन हमने काट के निकाला, इसका चाहे जितने पार्ट यहां पर तोड़ के देख लो, ये जो पोर्शन बना, ये पोर्शन भी यहां जितना, जैसे यहां पर बना कोण डी ओमेगा, तो ये पोर्शन जितना ये पोर्शन यहां कोण बनाएगा, इसका हर एक पॉइंट का क्षेत्रफल जो बनेगा वो इतना ही कोण बनाता रहता है। ये नियम है, आपको ध्यान रखना है हर जगह पर, ये हमेशा बराबर ही रहेंगे कोण। कितने बराबर होगा, तो डी ओमेगा बराबर होता है। अब ये पोर्शन का जो एरिया बना, एरिया कैसे लिखोगे, डीए से, तो डीए कहां बना ऊपर, तो इसको लिखोगे डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो पिंड का जो घनकोण बनता है, सॉलिड एंगल जो होता है कितने बराबर होता है, डीए अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। जैसे कोण जो होता है, किसी भी वृत्त का जो चाप निकाल लेते हैं, चाप की कंडीशन क्या होती है, अगर कोण या थीटा है तो थीटा बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो वैसे इसके भी एक फार्मूला निकल के आता है, डी ओमेगा बराबर डीए बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात और भी है, ये तो खैर सीधे सीधे था तो डायरेक्ट काउंट कर लिया, अगर मान लो ये पृष्ठ जो है थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तब, अगर मान लो इस पृष्ठ को मोड़ देते हैं, ये त्रिज्या कितनी यार, ये बना डी ओमेगा, तो अगर मोड़ भी देते हैं तो इसका अगर ये पोर्शन तोड़ देते हैं इतना, तो ये पोर्शन जो है जितना ये पोर्शन कोण बनाया उतना ये भी बनाया। अब मोड़ने का मतलब मान लो ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, इस तरीके से, तो ध्यान से देखो, ये जो हमने मोड़ दिया इसको, इस पोर्शन को, तो ये और ये तीनों कोण बराबर ही बनाएंगे। लेकिन फर्क किस पर पड़ा, यहां से अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन पहले वाला था, ये एरिया ऊपर बनेगा ऐसे, लेकिन ये जो पोर्शन में मोड़ दिया तो इसका एरिया जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। इसको किससे लिखेंगे, मान लो डी ऐसे लिख लेते हैं। तो अब कितना घनकोण, तो इतने के लिए अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वाले पोर्शन के लिए अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डी ओमेगा बराबर डी ए डैश। अब देखो ये मुड़ गया, मुड़ा कितने पर, तो एंगल बन गया, तो एंगल जो बना उसके साथ लोगे कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के साथ। तो अगर पृष्ठ अगर मुड़ जाता है वहां पर, तो घनकोण जो होगा वो कोण के साथ काउंट होने लगता है। हमेशा जो एरिया जो भी लेंगे उस पृष्ठ से 90 वाला ही काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब डी ओमेगा जो होता है, डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर ही लिया जाता है। जो भी घनकोण में क्षेत्रफल काउंट करोगे, वो पृष्ठ जो काट रहे हो उस पृष्ठ से जो लंबवत क्षेत्रफल बनेगा वही काउंट करना है। अब एक बात और देखिए इसमें, ये तो हुआ घनकोण। डेफिनेशन क्या थी कि किसी पिंड का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा क्षेत्रफल जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, घनकोण बोलेंगे। अब अगर यहां पर एक चीज और चेक करें, मान लो इसको हमने अगर किसी गोले से काट के निकाला था, ये जो भी हम बनाए थे कोन टाइप से, शंकु जैसी आकृति जो बनाई थी, वो हमने अगर गोले से निकाली थी, तो गोले का जो डीए होता है वो कितना होता है, तो गोले का डीए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां रख दो तो डी ओमेगा कितना बन के आया यहां से, तो डी ओमेगा कितना बना, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो डी ओमेगा बराबर कितना आ गया, 4 पाई। ये गोले के लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी आकृति का कोई पिंड है, मान लो ऐसा कोई पिंड है ऐसे, तो इसका जितने भी पोर्शन तोड़ोगे, छोटे छोटे पोर्शन तोड़ दोगे, वो पोर्शन हमेशा सेंटर पर बराबर बराबर कोण बनाएंगे। मान लो यहां पर छोटा सा पोर्शन तोड़ा तो ये जितना डी ओमेगा बनाया, आगे भी तोड़ दो तो भी जो कोण बनाएगा वो डी ओमेगा। तो पिंड का आकार चाहे, ये ध्यान रखना है क्या, कि पिंड का आकार चाहे जैसा हो, उसका जो भी छोटा सा क्षेत्रफल हो, लेकिन बंद होना चाहिए, तो उसका जो छोटा सा पोर्शन होगा केंद्र पर हमेशा बराबर कोण अंतरित करता है। तो अगर बराबर कोण अंतरित करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 4 पाई के बराबर ही होती है। ये आपको ध्यान रखना कि सवाल में काम आएगा। तो डी ओमेगा जो होता है, अगर बंद लूप कोई है तो उसका डी ओमेगा का मान जो होता है कितने बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो ये तो कंडीशन निकल के इससे आई, वैल्यू कितनी बनी, 4 पाई के बराबर। अब कैसे बनी, इसको चेक करने के लिए देखो, मैथ में पहले एक फार्मूला था गोले का क्षेत्रफल प्रूफ करने का। तो गोले का क्षेत्रफल प्रूफ करने वाली जो कंडीशन मैथ में थी, तो उसको एक बार प्रूफ कर देते हैं, बाकी काम का नहीं है, केवल फार्मूला को याद रखना है। कैसे, अगर किसी गोले से कुछ पोर्शन तोड़ दिया जाए काट के, मान लो इतना पोर्शन हमने गोले से तोड़ के निकाल दिया, ये
तो ये पोर्शन या सेंटर पर कितना कोण बनाया, तो सेंटर पर जो कोण बनाएगा इसको, जब घन कोण को ऐसे कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे, तो सेंटर पर जो कोण बना उसको किससे लिखोगे, डी ओमेगा से। और यहां से ये त्रिज्या हो गई कितनी, मान लेते इसकी आर थी। ये कोण जो बना, आधा जो कोण बना, अर्धशंकु कोण जो बना, इसको किससे लिख लेते हैं, मान लो अल्फा से, अल्फा थीटा जो भी लिखना चाहो। तो डी ओमेगा कितना बना इसका, तो इसका जो भी डी ओमेगा लिखोगे, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कितना, तो डी ए पूरे का तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो क्या करोगे, इसको कुछ दूरी पर जाकर, मतलब कोण पर कुछ जाकर, थीटा कोण पे जाके इसका छोटा सा पोर्शन एक तोड़ दिया, इतना पोर्शन तोड़ लो, इसका जो कोण बना वो कितना बन गया, डी थीटा। अब ये जो पोर्शन बना, ये पोर्शन इस चारों तरफ बनेगा ऐसे, इस तरीके से, तो सब तरफ बना, तो ऐसे भी एक रिंग यहां से काट लेते हैं, इस रिंग को अलग बनाते हैं इसे। ये जो पोर्शन काटा ये ऐसे बना, इसकी त्रिज्या कितनी बनी, मतलब ये वाली दूरी कितनी बनी। तो ये दूरी निकालने के लिए देखो, अगर इस त्रिभुज को निकाल लिया जाए, ये थीटा और ये आर हो गया, ये आर तो वो भी आर, तो ये कितना बन गया, तो ये हो थीटा, ये सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब एल बराबर कितना आ गया, आर साइन थीटा। तो ये जो दूरी निकल के आई कितनी बन गई, आर साइन थीटा। अब अगर कहा जाए कि ये पोर्शन कितना बना, इतना, ये जो बेल्ट बनी हुई है, तो ये बेल्ट जो बनी ये कहलाया इतना चाप, और ये कोण कितना है, डी थीटा। तो डी थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप को सी से लिख लिया, त्रिज्या कितनी बनी, आर, तो चाप बराबर बन गया आर डी थीटा। मतलब ये जो पोर्शन इतना टूटा है, इसकी आर्क कितना बना, आर डी थीटा बन गया। तो इस वाली बेल्ट का ये जो पोर्शन बना, इस बेल्ट का क्षेत्रफल कितना बना, पहले देखो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, इसकी परिधि कितनी बन गई, 2 पाई आर साइन थीटा, और इसको कितने से गुणा कर देंगे, आर डी थीटा से गुणा कर दो। अब छोटे से पोर्शन नहीं है, पूरे की वजह से चाहिए, तो पूरे की वजह से चाहिए तो इसका कर दो समाकलन। तो कैसे, डी ए बराबर 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, एक साथ दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन। अब लिमिट कहां से, तो लिमिट देखो यहां से लेकर हम यहां तक आधे का मान निकालना है पूरा। तो यहां पर कितना बना, 0, और यहां पर कितना कोण बन गया, अल्फा। तो लिमिट हो गई 0 से अल्फा। इधर कितना बन गया, ए, इधर बना 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, 0 से अल्फा। अगर ये मान रख दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस 0। कॉस 0 का मान एक, ये अंदर ट्रांसफर कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा है। ये फॉर्मूला है यहाँ तक क्षेत्रफल का। अब अगर ये मान यहां लिख दो क्षेत्रफल की जगह, तो देखो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा बन गया। अब ये जो फार्मूला बना, ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर बड़े सवाल लगाने तो बड़े सवाल लगाने में, जैसे समाकलन अगर नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल को लगा देना, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन किसमें बना, तो ये कहलाया घन कोण और ये कहलाया समतल कोण। घन कोण और समतल कोण में जो संबंध होता है वो कितना होता है, डी ओमेगा बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब ये सही है कि गलत है, इसको एक बार चेक कर लीजिए, सही बना कि गलत बना, देखो। अब इसको चेक करने के लिए फार्मूला सही है कि गलत, तो गोले के लिए अल्फा का मान, तो गोले के लिए अल्फा का मान होता है 180। अगर 180 का मान रखो तो डी ओमेगा बराबर कितना है, 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 का मान -1, तो कितना बन गया 4 पाई। तो डी ओमेगा का मान जो भी हमने डायरेक्ट निकाला था, फिर एक आकृति लेकर के पूछा था कि गोले के लिए कितना बनेगा डी ओमेगा, तो डी ओमेगा कितना गया 4 पाई, तो उसके बराबर आ गया। मान लो अगर आपसे कहा जाए इसी फार्मूले को लेकर के क्षेत्रफल इसका कितना निकल के आया था, डी ए बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बना था एरिया। अगर कहा जाए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले के लिए अल्फा का मान कितना 180। अगर 180 रख दो तो ए बराबर कितना आ गया, 2 पाई 1 प्लस 1 कितना बटा आर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल कितना बना था, ए बराबर 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, ये क्षेत्रफल का फार्मूला बना था।
अल्फा बराबर अगर हम 180 यहां रख दें तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो पहले बुक्स में दिया गया था, क्षेत्रफल वगैरह इंटीग्रेशन मेथड से निकालना तो इस तरीके से निकाला जाता था। तो क्षेत्रफल ऐसे निकलता है, घन कोण और समतल कोण में संबंध इस प्रकार से होता है। तो ये बना रिलेशन इसमें। अभी डायरेक्ट आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसे कैसे, तो देखिए इस पर बेस्ड जैसे अगर मान लो कहा जाए एक रिंग है, यहां पर इसकी त्रिज्या दे रखी R और यहां से a दूरी पर एक Q आवेश रखा गया। तो यहां से इस रिंग से कितना फ्लक्स निकल के आया, तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले एक कंडीशन बना लेते हैं। देखो पृष्ठ चाहे जैसा हो, हर पृष्ठ के लिए डी ओमेगा कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई से जो भी फ्लक्स निकलता है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्लक्स का मान जो होता है कितना होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से इतना, तो 1 से कितना बना Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना। डी ओमेगा से कितना बना, तो डी ओमेगा का मतलब बना Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे गुणा कर दो दोनों तरफ, तो इधर मान से गुणा कर दो 2 पाई कॉस अल्फा बन गया। 2 पाई से ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। मतलब किसी पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना निकल गया यहां से Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा निकल गया इस रिलेशन से। अब अगर कहा जाए कि इसमें से कितना फ्लक्स आया, तो इसमें से कितना आएगा, तो केवल कोण बदल लीजिए बाकी सब हो गया। ये अल्फा, अल्फा कितना बना है देखिए, ये हो गया अल्फा। यहां क्या दिया है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान कितना होगा, ये आधार और ये कर्ण, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी फ्लक्स के यहां से निकल के आई, कॉस का मान पहले लिख लो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना फ्लक्स यहां से निकल के आया Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो अगर ये पहले आप क्या करेंगे, एक रिलेशन बना लेंगे इसको लेकर के फ्लक्स में, और जब रिलेशन बन जाए तो रिलेशन को डायरेक्ट अप्लाई कर दो, सवाल लग जाएगा। और देखिए एक दो क्वेश्चन इस पर, इसी फार्मूले पर। कैसे कैसे, जैसे अगर मान लो कह दिया जाए बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या R है, लंबाई कितनी L है, और इसके केंद्र पर यहां Q आवेश रखा गया है। तो इसके इस वाले पोर्शन से, जैसे ये बेलन है, इस बेलन के इस कर्व जो पृष्ठ है ये वाला, इस कर्व पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकला, तो कर्व पृष्ठ का मतलब है देखो निकलेगा कहां से, इससे भी निकलेगा, इससे निकलेगा, लेकिन ये और ये पोर्शन बराबर, तो जितना इसमें से निकलेगा उतना इसमें से निकलेगा। तो हम क्या करें, पूरे में से इन दोनों को घटा दे तो जो बचेगा वो कर्व वाला होगा। तो जो भी फाई निकला, देखो ऐसे फाई कितना बना, पूरे से कितना आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस इसमें से हम कितना घटा दे, तो केवल इस साइड का और इस साइड का घटा दो। तो ये साइड कैसी बनी, तो इस साइड को अगर देखो कंप्लीट करो तो पिछला जो सवाल अभी बताया बिल्कुल वैसे बन गया। इधर भी मिला दो, इधर भी मिला दो, तो ये कितना बन गया थीटा, ये अल्फा मान लेते हैं चलो। तो ये यहां से दूरी जो बन गई कितनी बनी, L/2 हो गई। तो ये पोर्शन अगर निकाल लो तो पिछला वाला जस्ट क्वेश्चन हो गया। तो कितना बना, तो 2 कौन सा, इसका और इसका घटाना है, Q बटा कितनी कंडीशन बनी थी कि डी ओमेगा बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। मतलब कंडीशन आई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या निकला था फार्मूला से, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस, अब कॉस अल्फा कितना, तो कॉस अल्फा का मान निकाल लो, ये बना R, ये L/2, तो ये अंडर रूट L स्क्वायर बटा 4 प्लस आर स्क्वायर, ये अल्फा, तो कॉस अल्फा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया L/2, कर्ण बन गया अंडर रूट L स्क्वायर बटा 4 प्लस आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया।
तो इस बेलन के इस कर्व पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकला, पूरे से आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, उसमें से इन साइड वालों का मैंने घटा दिया है, साइड वालों का बना ये, इससे निकलने वाला फ्लक्स मिल गया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो इससे इस रिलेशन से बहुत जल्दी क्वेश्चन लगता है शॉर्टकट में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक चेक करो देखो। जैसे अगर मान लो हम कह दें ये प्लस Q1 आवेश और यहां पर माइनस Q2 आवेश ऐसे रखे हुए हैं, यहां से बल रेखा निकली और ऐसे गई इस पे, यहां कोण बनाया अल्फा और यहां बनाया बीटा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, आईआईटी में पूछा जा चुका है। तो अगर बल रेखा यहां से जाके यहां पहुंच रही हो तो हमको बताना है Q1 बटा Q2 क्या होगा, Q1 और Q2 का अनुपात क्या है, ये निकालना है आपको। तो क्या कर सकते हैं, देखो जितना, देखो बल रेखा अगर एक यहां से आकर एक पहुंची, एक निकली और यहां एक पहुंच गई, तो एक अगर यहां से गई तो जितना फ्लक्स यहां से गया उतने फ्लक्स तो यहां पहुंचा, मतलब दोनों जगह का फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब φ1 बराबर जो होगा φ2। अब यहां से कितना फ्लक्स गया, तो पिछला वाला फार्मूला डायरेक्ट उठाया, क्या था फ्लक्स का फार्मूला, φ बराबर Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, जो रिलेशन बना लिया था ये लगाई यहाँ पर। तो यहाँ Q कितना बना Q1 2 एप्सिलॉन नॉट 1 कॉस अल्फा, इधर कितना बना Q2 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। ये दोनों कट गए तो Q1 बाई Q2, इसको बटे में ले आओ तो 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो दोनों का अनुपात कितना निकल गया है, 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये गॉस की प्रमेय पर बेस्ट क्वेश्चन थे, गॉस की प्रमेय भी कंप्लीट हुई। अब इसके आगे जो होगा वो कंडक्टर के बारे में इसमें बातें होंगी। तो कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, या ये समझ लीजिए हमको ये चेक करना होगा गॉस की प्रमेय को अप्लाई करना है। अलग अलग प्रकार के शेप आकृतियां लेंगे, उन आकृतियों के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपको डिटेल में जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको गॉस की थ्योरम जो अप्लाई करके कैसे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको सिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।